Hello, my name is Adesh Shevantila Loswal. I am a second generation entrepreneur working at SK Express Logistics. I have given my 6 years to this industry. I am 20 years old. When I was 14 years, my dad took me to the office. वहाँ से मैंने काम करना चालू किया. When I was 14 years, my dad took me to the office. वहाँ से मैंने काम करना चालू किया. स्टार्टिंग में जैसे सब लोगों का स्टार्ट होता है वैसे मैंने भी बिल बनाया, देन फ्लोर पे काम किया, हब में काम किया, माल उठवाया. दिवाली के टाइम पे तो हमारे यहाँ इतना लोड होता है कि वी हैव टू वर्क टिल 4 AM इन द मॉर्निंग एंड रात को भी मतलब हम घर नहीं आते थे. वहाँ पे हमारा सोना खाना पीना सब कुछ हमारा ऑफिस में होता था. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दिस. आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मतलब मेरे पापा ने भी मेरे को यही सिखाया है कि अगर आपको कुर्सी पर बैठना है तो वो कुर्सी की आपको कीमत होनी बहुत ज़रूरी है. तो आपको ऐसे ही मैं ये कुर्सी पे नहीं बैठा सकता. सो मैंने बहुत मतलब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, सारे एक्सपीरियंस लिए. बिकॉज अगर आपका स्टाफ है, सो वी हैव 150+ एम्प्लॉयज़ वर्किंग विद अस. तो आपका जो स्टाफ है वो आपको लुक अपॉन करता है एज अ लीडर. अगर आपको उनके जितना अगर नहीं पता है कि ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है तो यू कैन नॉट वर्क इन दिस इंडस्ट्री. बिकॉज जब मैंने अपने बिज़नेस पे जाना स्टार्ट किया तब मेरे पापा डेली के 1200 से 1300 बिल हाथ से बनाते थे. उसका टैली पे जो मतलब एंट्री होता था एक मैनुअल पे बुक पे, फिर वो जो पार्सल्स थे वो पुणे आते थे और फिर हम उनको डिलीवर करते थे. मेरे आने के बाद 1.5 साल तक मेरे को पापा ने सिर्फ काम करवाया. उसके बाद 1.5 साल के बाद मेरे को ऑफिस में जगह मिली. मतलब जो बोलते हैं ना, एक कुर्सी एक टेबल वो छोटा सा मुझे दिया गया. उसके बाद में मैंने 1.5 साल सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है. बिकॉज फैमिली बिजनेसेस में ऐसा होता है कि आपके फादर्स को आपको ट्रस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है कि इसके हाथ में ये डिपार्टमेंट दे, ये इसमें चेंजेस लाए. तो वो चेंज से बिज़नेस को कुछ लॉस नहीं होना चाहिए. बिज़नेस में कुछ बड़े बदलाव आपको वो पहले से लाने नहीं देते. तो फिर छोटे छोटे माइलस्टोन, छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन से मैंने स्टार्ट किया. उसमें हम लोगों ने सबसे पहले ERP इंट्रोड्यूस किया. वी इन्वेस्टेड हेवीली ऑन ERP बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है हमारा. सो हम लोगों ने अराउंड 8 to 9 लाख ERP पे इन्वेस्ट किया. वर्ल्ड क्लास ERP हम लोगों ने बनवाया. ट्रैकिंग सिस्टम्स डेवलप किए. सो ये फिर मैंने धीरे धीरे रोल लिया. ERP डेवलपमेंट में मेरा 1.5-2 साल गया. अभी तक हमारा ERP का काम चल रहा है, 2 साल हो चुके. तो बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है. हम लोग मैं सुबह जाता था 9 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक रात को हमारे डिस्कशन चलते थे. तो वैसे हमने ये चीज़ को डेवलप किया. जब ज्वाइन किया बिज़नेस तब वी हैड 5 ब्रांचेस. नाउ वी आर ऑपरेटिंग 10 ब्रांचेस अक्रॉस मुंबई. सो मुंबई टू पुणे रीजन में हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे मैंने देखा है कि आपको कोई भी चीज़ अगर एक्सपांड करनी है तो आपको उसके रेप्लिकास बनाने पड़ेंगे. जैसे हम लोगों ने एक ब्रांच लिया, एक जो हमारा मेन ब्रांच है दादर का, उसके अंदर हम लोगों ने SOPs इंटीग्रेट किए. हमारे पूरे फर्म में SOP क्या होता है वो किसी को पता नहीं था. तो SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो SOPs डॉक्यूमेंट किए. उसके बाद में जितने भी वर्कर्स हमारे उधर काम कर रहे हैं, हमारे इधर ऐसे था कि कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है. अकाउंटेंट है वो माल भरवा रहा है, अकाउंटेंट है वो पैसे भी गिन रहा है, अकाउंटेंट है वो टैली पे एंट्री भी मार रहा है. तो सबको सेग्रीगेशन किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनवाया, KPIs डिसाइड किए सबके कि कौन बंदा क्या काम करेगा. तो साइंटिफिक अप्रेजल प्लान्स बनाए फॉर 150 एम्प्लॉयज़. सबके JDs बनाए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिठाया, हायरार्की बनाई, उन सबको ERP से इंटीग्रेट किया. तो ये सब में मेरा रोल था. और ये सब चीज़ें करने के बाद
देन हम लोगों ने हमारी ब्रांचेस एक्सपांड करना स्टार्ट किया। बिज़नेस के अलावा मूवीज़ का बहुत शौक था। दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए, घूमना, रोज़ रात को 8-9 बजे नीचे जाना, देन 12-1 बजे घर आना। भाग मिल्खा भाग जो एक आई थी तो बहुत इंस्पायर करती है कि कितने हार्डशिप्स आ जाए, बिकॉज मैंने मेरे डैड को भी देखा है, उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस किए। सो डैड का नाम शेवंतीलाल हस्तिमाल ओसवाल है। वो जब पुणे में आए, सो ही इज़ 7th फेल, उन्होंने कुछ भी स्टडीज़ नहीं किया, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। सो जब वो पुणे के अंदर आए, यहाँ पे पहले तो 4 जगह पे काम किया उन्होंने, ग्रोसरी के स्टोर पे, हर जगह से निकाले जाते थे, वहाँ पे झाड़ू मारा, पोछा मारा, संडास वगैरह जो है वो साफ़ किए, टॉयलेट्स क्लीन किए। और फिर करते 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 एक बार जब मोटिवेशन मिला कि हाँ अब मैं कुछ अपना कर सकता हूँ, तब फिर खुद की किराना की दुकान डाली उन्होंने। उसमें उन्होंने 30 लाख का लॉस किया, वो लॉस मार्केट से उठाया। उसके बाद में ट्रैवल्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। एक टाइम था जब पूरे पुणे में हमारे पास 40 ट्रैक्स थी, व्हीकल्स जो पप्पा ऑपरेट करते थे, उसमें पप्पा ने कम्प्लीटली पूरा लॉस किया। देन ये लॉस होते होते 1 करोड़ का लॉस हो गया था हमारा। वो टाइम पे मतलब मैं आपको 2000 की बात बता रहा हूँ। सो 2000 में 1 CR मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट थी। सो ये सब लॉस करने के बाद भी उनमें एक उमंग थी कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एंट्री ली, 5 पार्सल से शुरू किया। ओमनी वैन में बॉम्बे जाते थे, 5 पार्सल भरते थे, पुणे आते थे, 500 रुपये कमाते थे और रहते थे। ऐसे करते 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 1 गाड़ी ली, 2 गाड़ी ली, 3 गाड़ी ली। आज भी हैव 60+ ओन्ड व्हीकल्स, जो हमारे खुद के ट्रक्स है सारे। कम्प्लीटली SK एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स उनको ओन करता है। हम एक भी गाड़ी मार्केट से नहीं लेते, हमारे खुद के हब्स है। 20,000 40,000 2-2 एक करके हमारे खुद के हब्स है, जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली डेवलप किए हुए, और वहाँ से हम लोग अभी डिलीवरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पप्पा की एक हार्डशिप, पप्पा की एक मेहनत थी। पप्पा जहाँ तक ये चीज़ को लेकर आ पाए, वहाँ से उन्होंने ट्राई किया कि मैं आदेश को हैंड ओवर करूँ, और आदेश इसको कैसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। तो मिदास हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे मिदास का स्टॉल था, तो वहीं से मिदास का पैम्पलेट देखा और मुझे ऐसे लगा कि ये कुछ तो अलग है, मुझे कुछ तो करना था, नॉलेज भी लेना था, और ये वैसे लेना था कि वो मेरे को आगे बढ़ा सके। तो और मिदास की एक बात ऐसी है ना, आप एक बार फ़ोन पे बात करोगे ना तो कन्विंस ना भी हो, बट मिदास का कैंपस में जादू है। अगर आप मिदास के कैंपस में चले गए एक बार, तो 98% कन्वर्जन रेट है। अगर 100 बच्चे जा रहे हैं तो 98 बच्चे उसमें से कन्वर्ट होते हैं मिदास में। तो मिदास के कैंपस का वो जादू है। तो पराग सर, पूजा मैम, उन लोगों ने वो फैसिलिटी ही इस हिसाब से डिज़ाइन की कि एक बार कोई आया और पूजा मैम से एक बार उसने बात की, एप्टीट्यूड दिया, तो वो बच्चा कन्वर्ट होना ही होना है। तो ये कैंपस का जादू, एक ऑरा है मतलब वो कैंपस के अंदर। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने जब बात की, सौरभ सर से मैंने बात की थी सबसे पहले, तो मैं इतना कन्विंस नहीं था, बट मैंने बोला चलो ठीक है, जाके देखते हैं एक बार कि क्या चीज़ है ये। हम लोग गए, पूजा मैम से बात की, मैंने पहले एप्टीट्यूड दिया, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं वो लोग पहले, और बस फिर मिदास ने ऐसे कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जैसा फील हुआ, और घर आए, हम तीनों ने डिसीजन लिया, मेरे मॉम, डैड और मैंने, कि अभी करना है तो यही करना है। SK एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स के नेम के पीछे S मतलब मेरे पापा और K मतलब उनके एक पार्टनर थे, जिन्होंने, इन दोनों ने मिलके ये कंपनी की शुरुआत की। और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ये जो है ये हम लोगों ने अभी चेंज किया 1 साल पहले। इसके पहले फर्म का नाम SK ट्रांसपोर्ट सर्विसेज था। तो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स चेंज करने के पीछे ये कारण था कि एक न्यू जनरेशन एंटर कर रही है, तो नेम से लेके हम लोगों ने सारी चीज़ें उसके अंदर चेंज करी। तो चाहे वो बिल हो, चाहे वो सारे बोर्ड्स हो, हमारे सब चीज़ें पे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स हम लोगों ने किया, SK एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स लगाने का मोटो भी यही था कि हम लोग जो है
छाती ठोक के बोलते हैं कि हम लोग सबसे महंगे। हम अगर दूसरे लोग 170 रुपये में आपका काम कर रहे हैं या 200 रुपये में कर रहे हैं, हम लोग वो काम 300 रुपये में करते हैं, बिकॉज हम लोग फास्टेस्ट है मार्केट के अंदर। और ये लोग मतलब ये हमारी यूएसपी है, आप मोड बोल लो। दूसरे लोग अगर 4 बजे माल आपको डिलीवरी कर रहे हैं दोपहर को, हम लोग वही माल आपको 11-12 बजे डिलीवर कर देते, बिकॉज हमारे ऑपरेशंस इतने एफिशिएंट हो गए अभी ईआरपी लगाने की वजह से। हमारे ऑपरेशंस इतने एफिशिएंट हो गए बिकॉज हम लोग मैन पावर पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे खुद के ओन्ड व्हीकल्स है। तो हमारी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। मिदास में हमारा पराग सर का एक लेक्चर होता था, क्रिएटिव राइटिंग। सो उसमें पराग सर का यही मोटो था कि हाउ यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आप बाहर कैसे सोच सकते हो। एक डब्बे के अंदर तो कोई भी सोच सकता है, पर डब्बे से बाहर सोचना, सबसे वैकी सोचना कि मैं स्केटबोर्ड लेके ऑफिस चला जाऊँ या ऐसी चीज़ें, मतलब मैं बालों को इतना लंबा कर लूँ कि वो मेरे पैर तक पहुँच रहे। तो हम लोगों ने पराग सर एक चीज़ करवाते थे हमको, जिसको शिंडोगु बोलते हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि 2 चीज़ों को आप मिक्स करके एक चीज़ बना रहे हो। तो मेरा शिंडोगु का जो प्रोजेक्ट था जो मैंने परफॉर्म किया, उसमें मैंने ऐसे किया कि जो मेरी पैंट्स थी तो मैंने मेरे पैंट्स को ही शूज़ लगा दिए, स्टिच कर दिए। तो शिंडोगु का मतलब ये होता है कि लाइफ को बेटर करना। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो शिंडोगु का, उसमें मैंने पैंट्स को शूज़ स्टिच कर लिए। आप डायरेक्टली वो पैंट पहन लो, आपके शूज़ अंदर है, आपको शूज़ अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग शिंडोगु प्रिपेयर किए। तो वहाँ से ही थॉट आया कि हाउ यू कैन थिंक क्रिएटिव, हाउ यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं और जी पे ख़त्म कर रहे हैं, तो आपकी सोच जी से शुरू होनी चाहिए। तो ये हम लोगों को वो चीज़ से समझ में आया। इसलिए हम लोग हमेशा से यही हम लोगों का बिलीव है, मेरा बिलीव है कि कैसे जो वो नहीं कर पा रहे, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे, वो हम दे। हम लोग व्हाट्सअप ट्रैकिंग दे रहे हैं, हम लोग एंड टू एंड हब लॉजिस्टिक ट्रैकिंग उनको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग फास्टेस्ट है, वो फास्टेस्ट भी हम कैसे है, बिकॉज हम लोग बारकोड्स एनेबल किए। आज कोई भी जो छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट वाले जो 1-2 ट्रक लेके बैठे, उनके पास बारकोड्स नहीं है। सो हमारा एफिशिएंसी इतना फास्ट है, जो वो लोग करने का 10 साल बाद सोचेंगे वो हम लोग आज कर रहे हैं। सो 72 आज चैलेंज के विनर्स हम लोग ही थे। हम लोगों ने 80,000 रुपीज़ अर्न किए थे इन 72 आवर्स। सो वी जस्ट गॉट 500 रुपीज़ एंड फ्रॉम दैट 500 रुपीज़ वी हैव टू मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी। ऐसा मिदास से बोला गया था, किसी ने 20,000 बनाए, किसी ने 30,000 बनाए। तो हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था कि हम लोगों ने फ्लावर पॉट्स लिए, फ्लावर पॉट्स में एक छोटा सा मैसेज डाला और घर घर जाके वो फ्लावर पॉट्स हम लोगों ने, एक फ्लावर पॉट 20 रुपये का ख़रीदा, 150 रुपये में सेल किया। तो ऐसे करके हम लोगों ने 350 से 400 फ्लावर पॉट्स बेचे। देन उसके बाद में हम लोगों ने भेल और चाय, मतलब सुबह दिन में हम फ्लावर पॉट बेचते थे, रात में भी कुछ टाइम बच जाता था। तो रात में हम लोगों ने भेल और चाय कोरेगांव पार्क के एकदम प्रीमियम एरिया में जाके बेचा। जो बेल 10 रुपये की बन रही है वो हम लोगों ने 100 रुपये 150 रुपये की बेची। सो वहाँ से हम लोगों को ये सीखने मिला कि एक आदमी होता है वो बिस्लरी बना सकता है, एक पानी को प्लास्टिक की बॉटल में पैक करके। तो इंडिया इतना बड़ा मास मार्केट है, आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, क्वालिटी दो, आप बेच सकते हो। पर्सनल लर्निंग लॉग, तो PLL का मतलब ये है कि आपको एंड ऑफ द डे आपका जो मॉड्यूल सिखाया गया आपको, उनको एक मेल करना है जिसमें आपने क्या क्या सीखा, आपका दिन कैसे अच्छा गया, आपने क्या अच्छा किया आज के दिन में। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना था। उसका एक फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट में आपको आपका जो डिटेल भर के आप लोगों का, आपके जो भी मॉड्यूल टीचर्स हैं उनको सेंड करना था। तो वो उसको रिव्यू करते थे, रिव्यू करके वो नेक्स्ट डे फिर से आपको उसके ऊपर फीडबैक देते थे कि क्या अच्छा नहीं गया, क्या अच्छा गया। तो मेरा ऐसे था कि मैं बहुत स्ट्रगल करता था, बट जस्ट बिकॉज मिदास में सब लोग करते थे तो फिर मैंने भी किया। बहुत चीज़ों में उसने हेल्प किया, बिकॉज आज भी मैं मेरे PLLs पढ़ता हूँ, आज भी मैं मेरे PLLs खोलता हूँ, मैं मेरे PLLs पढ़ता हूँ। हम लोगों को PLLs की एक पूरी फाइल दी गई है जिसमें हमारे स्टार्ट टू एंड मिदास के जितने भी PLLs है उसके अंदर वो सब सेव्ड है। सो मिदास से बहुत सारी चीज़ें मिली है
जब हम छोड़ के भी जा रहे थे, और आज भी हमको मिल रही है मिदास से चीज़ें। PLL आपको हेल्प करता है कि उसके अंदर आप बुलेट पॉइंट्स में लिख के बेचते हो कि मैंने आज ये सीखा, तो आप फिर से जाके आप देख सकते हो कि ये मॉड्यूल में मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो इट हैज़ हेल्प मी। बहुत मस्ती की है और बहुत धूम धड़ाका किया है, बहुत गेम्स खेले, रात भर जगे है, अगले दिन क्लासरूम में फुल नींद में हम लोग बैठे। तो रेसिडेंशियल जर्नी जो थी मिदास की वो बहुत ही क्रेजी थी। उसमें जो हम लोगों ने बॉन्ड्स क्रिएट किए वो आज तक है हमारे साथ, मतलब मिदास की दीवारों के बाहर भी वो बॉन्ड्स आपके साथ है। आज भी मुझे अगर कभी भी कुछ काम है, मैं मेरे कोई भी मिदास के बंदे को फ़ोन करके बोल सकता हूँ कि भाई मेरा ये काम है ये सिटी में। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि आपको डाइवर्स काइंड ऑफ बंदे मिलते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग स्टेट से। तो आप उनसे कनेक्टेड हो, जो आज आपके साथ आपके जितने या फिर आपसे थोड़ा सा ऊपर है, वो आगे चल के और बड़े लेवल्स तक जा सकते हैं। तो उनके साथ स्टार्टिंग से कनेक्शन बिल्डअप करना, एंटरप्रेन्योरशिप लाइक माइंडेड लोगों से स्टार्टिंग से रिलेशंस बिल्ड करना। सो ये चीज़ों में मिदास बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर लेवल पे सोच रहे हो, वो भी आपके साथ एंटरप्रेन्योर लेवल पे सोच रहा है। तो आज आप ग्रो कर रहे हो, वो पता नहीं 100x ग्रो कर जाए, वो कोई बड़ी कंपनी का CEO हो जाए। तो वो कनेक्ट्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। जब कॉन्वोकेशन मेरा हो रहा था तब हम लोगों को एक BIVP प्रेजेंटेशन, जो हमारा लास्ट वाला प्रेजेंटेशन देना होता है। सो जब मैं मिदास में एंटर हुआ, वो एक इंट्रोवर्ट सा बंदा जो हमेशा ऐसे नीचे देखता है, वो बंदा आज इतने सारे 100 लोगों के सामने खड़ा होकर अपने बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो ये देख के पापा को इतना प्राउड फील हुआ कि मैंने जो बंदा भेजा था, और मिदास वर्क लाइक एज अ पोटर, कि उन्होंने एक कच्चा मटका उसने शेप देने का काम किया। तो वैसे मिदास ने मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस लाए। वो BIVP प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने मुझे गले लगाया सबसे पहले और बोला कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। जब मिदास भेजने का पापा का जो रीज़न था कि मुझे आदेश को ये लेवल पे देखना है कि जहाँ उसको मतलब ज़मीन भी दिखे और मतलब लोग उसको ऊपर तक देखें, कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। जैसे आज मेरे पापा ने इतना नाम किया है, जो मेरे पापा बहुत फिलैंथ्रोपी करते हैं, वो पूरे साल में वो मतलब लाखों रुपए उड़ा देते हैं फिलैंथ्रोपी पे। तो वही वैल्यूज़ उन्होंने भी मुझे पास ऑन किए कि आपको पैसा कमाना है, रिस्पॉन्सिबली कमाना है और सोसाइटी को भी देना है। तो इसके वजह से पापा ने मेरे को मिदास में भेजा। पापा का पर्पज़ ये था मिदास के पीछे कि पैसा कमाने से भी ज़्यादा आदेश के पास ऐसी नॉलेज का सेट हो जो उसको कभी पीछे ना ढकले, उसको हमेशा आगे रखे लोगों से। और मुझे बोलते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि मिदास से मुझे वो चीज़ मिली भी, बिकॉज़ जब आई गेस मैं 10 इयर्स का था तभी मेरा भाई जो एक है मेरे से बड़ा, वो 16 या 17 इयर्स का था, उसकी डेथ हो गई। सो उसके बाद पापा को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, पूरे अकेले हो गए थे पापा, बिकॉज शुभम मेरा जो बड़ा भाई है, ही वॉज लाइक द बैकबोन ऑफ माई फादर। तो उसके वजह से उनको ऐसे था कि आदेश को मुझे बहुत आगे लेके जाना है। टू 2030 में मैं मेरे बिजनेस को, a business which have grown pan India, a business which is known for the name Express, a business which no one can match. So पप्पा ने मतलब उनको शौक बहुत कम है चीज़ों का, उनको पहले से शौक पैसा कमाने का है, और वही मेरे भी ब्लड में आ गया कि मतलब मेरे को दूसरी चीज़ों से ज़्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, रिस्पॉन्सिबली जैसे मैंने बोला। बट पापा से पूरा दिन पापा के साथ ही रहता हूँ। 1.5 साल तो जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया, तब मैं पापा का PA ही बन के था। मैं बैंक में उनके साथ जा रहा हूँ, मैं मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बैठ रहा हूँ, कैसे बात करते हैं, कैसे उनकी लीडरशिप स्टाइल है। सो ही इज़ अ वेरी पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ लीडर। वो लोगों की सुनेंगे, उनको डांटेंगे भी, उनको समझाएंगे भी।
सो उनमें एक मिक्स है कि लोगों को संभालना कैसे, लोगों से काम कैसे करवा के लेना। सो पूरे दिन हमारा बिजनेस ही डिस्कशन होता है, बहुत हंसते हैं हम लोग डिस्कशन पे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और ही इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जीक्यूटर। वही मेरे में भी आया है कि मतलब मैं जो चीज़ सोचता हूँ, मुझे ऐसे होता है जब तक मैं वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन से नींद नहीं आती है। जब सबसे पहले मैं मार्केटिंग का कंसेप्ट मेरे डैड के सामने लेके गया था, तो इंडियन बिजनेसेस जो एकदम पुराने वैल्यूज़ पर चल रहे उनको मार्केटिंग एक एक्सपेंस लगता है, पर मिदास में हमको सिखाया गया कि मार्केटिंग इज़ द मस्ट थिंग इन एनी बिजनेस कैन हैव। मतलब मार्केटिंग से ज़रूरी कोई चीज़ है ही नहीं, बिकॉज अगर आप माल नहीं बेच रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो। तो जब मैं मेरे पापा के सामने ये कंसेप्ट लेके गया कि पापा मेरे को एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट चाहिए, मेरे को 4 लोग चाहिए, तो पापा का पहले ये रेजिस्टेंस आया कि नहीं ये नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने उनको ऐसे बोला कि मैं चीज़ मिदास में सीखा, तो पापा को इतना बिलीव था मिदास में कि मिदास में सीखा है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए पापा ने मेरे को एक बंदा रखने दिया मार्केटिंग वाला। फिर वो करते 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 आज हमारी 7 लोगों की टीम है और उनसे भी ग्रोथ दिख रही है। तो अभी पापा कन्विंस्ड है कि ये जो चीज़ सीखी इसको अप्लाई किया, अप्लाई करके रिजल्ट्स भी आए। तो इसकी वजह से पापा ने धीरे धीरे सारी डिपार्टमेंट्स मेरे पे सौंपना चालू किया है। पापा ने पूरे ज़िंदगी बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की सोच भी नहीं सकते। 20 ईयर्स में आई हैव रिटायर्ड माई फादर वेरी वेल। सो वो अगर 1.5-2 महीना भी अगर नहीं आ रहे ऑफिस पर, तो ऑफिस फुल फ्लेजेडली ऑटो पायलट मोड पर चल सकता है। FTL का मतलब होता है फुल ट्रक लोड, जिसमें आप A पॉइंट से B पॉइंट तक एक ही कस्टमर का मटेरियल उसमें लोड करके आप A to B आप पहुंचा रहे हो सबसे अफोर्डेबली और उनको प्रॉपर ट्रैकिंग दे के। तो ये भी एक सेगमेंट था जो हम लोगों ने मिदास के बाद शुरू किया, जो हम बॉम्बे पुणे रीजन के लिए FTL सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहले हम सिर्फ PTL में थे। PTL का मतलब होता है पार्ट ट्रक लोड, FTL का मतलब होता है फुल ट्रक लोड। तो FTL में भी एंटर करने के बाद हमारे रेवेन्यू को काफ़ी बूस्ट मिला, बिकॉज हमारी 2 से 3 व्हीकल्स FTL के लिए ऑक्यूपाइड रहती है पूरा समय। तो डेली बिजनेस मिल रहा है हमको, रेवेन्यू आ रहा है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने वो वर्टिकल में भी एक्सपांड किया। सो लॉजिस्टिक्स जो ये वर्ड है ये बैकबोन है इंडिया का, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ यहाँ पुणे में बैठे बैठे बना रहे हो, लेकिन अगर आप ये जो चीज़ है इसको अगर आप इंडिया तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हो तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज़ वैल्यूड एट $23 बिलियन इन इंडिया। सो इसमें जितना आप कर सको उतना कम है। इसमें बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है जो अपनी अपनी सर्विस ऐड कर रहे हैं, जो अपना अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और उसमें से ही हम एक लोग हैं कि एक मार्केट में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, फास्ट सर्विस की लोगों को आदत लगाना चाहते हैं, स्पीड का टेस्ट लगाना चाहते हैं लोगों को कि स्पीड ये होती है, सर्विस ये होती है। हम लोग गारमेंट एक नीश है कि सिर्फ हमारा ही एक ट्रांसपोर्ट है जो सिर्फ गारमेंट्स डिलीवर कर रहा है। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स है जो मेटल, हार्डवेयर, प्लाईवुड, लैमिनेट्स, उसके साथ साथ में रेडीमेड गारमेंट्स भी करते हैं। बट मेरे पापा का पहले से ये मानना था कि एक चीज़ करो, इतना लेज़र फोकस से करो कि उसमें आपको कोई हरा ही ना सके, ना उसमें कोई पीछे छोड़ सके। तो आज हमारा मार्केट शेयर रेडीमेड गारमेंट ट्रांसपोर्टेशन में 50% से ऊपर है। सो पापा ने एक नीश पकड़ा, लेज़र फोकस से काम किया, ऐसे काम किया कि कोई वैसी सर्विस ना दे पाए। सो फ्रेंचाइज मॉड्यूल के लिए हम लोगों को मिदास में एक पूरा मॉड्यूल था अलग से कि हाउ यू कैन एक्सपांड, हाउ यू कैन स्केल योर बिजनेस। सो वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाती है कि आप एक तो कोको मॉडल से आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। सो हमारे 10 ब्रांचेस जो अभी ऑपरेटेड है वो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड है।
लेकिन इसमें अगर आपको मैसिव स्केल अचीव करना है तो फ्रेंचाइजी इज़ द सेकंड मॉडल जो आपको सिखाती है। फ्रेंचाइजी में आपको आपके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, लॉस के क्लासेस होते हैं मिदास में, आप राइट्स आपके कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप आपके नेम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप आपका ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करवा सकते हो, आपके फ्रेंचाइजी के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उसके अंदर आपको क्या क्या क्लॉजेस डालने हैं। जो कैपिटल है वो काफ़ी कम इन्वेस्ट होता है, आपका जो नेम है वो दूसरे को प्रोवाइड करते हो, वो आपके बिहाफ पे आपके सिस्टम्स आपकी ERP लेके बिजनेस चलाता है। मैंने मिदास ज्वाइन ही इसलिए किया था क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं थे, बिकॉज मैं 10th 12th दोनों में मैंने टॉप किया। 96 आया 10th में, 12th में आया मेरे को 94। सो पढ़ाई में इंटरेस्ट था, बट अभी वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर करके इतना बोर हो चुका था माइंड कि ऐसे लग रहा था कि बस हो गया अभी एग्ज़ाम। मिदास ज्वाइन करने के लिए मेरा मेन मोटिव वही था कि भैया एग्ज़ाम्स नहीं देनी है अपने को, यहाँ जाना है, PPT फॉर्म में जो आपको सिखाएंगे वो सीखना है, नॉलेज ग्रैब करना है 1 साल और आपको आना है। मेरे को नई डिग्री चाहिए थी, मेरे को नहीं कुछ चाहिए था, बिकॉज हमारे प्रॉपर मारवाड़ी फैमिली में ऐसे है कि आपको शादी के लिए डिग्री आपको पेशित करनी पड़ती है। तो डिग्री इसमें हमको मिलने वाली थी नहीं, बिकॉज मैंने 12th के बाद तुरंत मिदास ज्वाइन किया। लोग 12th के बाद USA जाते हैं, लंदन जाते हैं, यहाँ पे वही नॉलेज आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में 6 मंथ्स 12 मंथ्स में दिया जा रहा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और वही मेरा मेन रीज़न था कि भाई यहाँ सिलेबस एक प्रॉपर फॉर्म में है, मॉड्यूल्स है जहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको उनके पास से नॉलेज लेना है, आपको उनके साथ टाइम बिताना मिलता है। मेन आप उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बिजनेस वाइज आपको एक गाइडिंग मेंटर चाहिए होता है, आपके ऊपर कोई आपको देख रेख जब कर रहा होता है तब आप सीधा रास्ता चलते हो। और एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये स्टोरी ना ही मैंने मेरे क्लोज वंस को बताई है, ना ही मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताई है। मिदास ने जो चीज़ मेरे को सबसे बड़ी दी है और जिसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा कि हाउ टू फाइट योर सेटबैक्स। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मिदास छोड़ा। मिदास है ना, आपके माइंड के अंदर एक एंटरप्रेन्योर का कीड़ा डेवलप करता है कि आप जो भी चीज़ आपके अराउंड देख रहे हो ना, आपको उसमें प्रॉब्लम दिखेगा। बिकॉज ये चीज़ में प्रॉब्लम है, इसके अराउंड बिजनेस बनाओ, ये चीज़ में प्रॉब्लम है, इसके अराउंड बिजनेस बनाओ, ये चीज़ में प्रॉब्लम है, इसके अराउंड बिजनेस बनाओ। पता नहीं अभी लोगों को झूठ भी लगेगा, आई हैव ट्राइड 10 बिजनेसेस। मैं SK एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स हैंडल करते करते, बिकॉज हर एक को ऐसे होता है कि खुद की आइडेंटिटी बनानी है, फैमिली की ये लेगेसी है, इसको तो कंटिन्यू करना है, इसको तो बढ़ाना है। बट बहुत लोगों का और मेरा भी ये मानना है कि आप एटलीस्ट ये दुनिया छोड़ने के पहले एक ऐसी चीज़ क्रिएट करके जाओ जिसको लोग जन्मों जन्म तक याद रखें, आपको वो नेम से याद रखें। तो मुझे भी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी। मैंने जब मिदास छोड़ा तब उसके बाद सबसे पहली चीज़ मैं चाइना गया, क्योंकि मेरे को कुछ लाना था इंडिया के अंदर जो कोई नहीं कर रहा है। मैं चाइना गया, 15 दिन हम लोग चाइना में रहे। मिदास ने हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई कि आपको, मैं आज तक मेरे घर से कभी भी दूर नहीं रहा। मतलब मेरा भाई जाने के बाद मैं मम्मी का सबसे लाडला हूँ। मेरे मम्मी मेरे को 2 दिन के लिए भी कहीं पुणे से बाहर ना भेजे। मेरे मम्मी ने 1 साल के लिए मेरे को छोड़ा। तो उनके भी कॉम्प्रोमाइज़ को मतलब मैं थैंकफुल हूँ बहुत कि उन्होंने मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया। उनके जिगर के टुकड़े को उन्होंने मिदास में भेजा। तो इसके वजह से, और मिदास ने संभाला भी वो हिसाब से। तो मिदास में हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी सीखने मिली कि आपको खुद के काम कैसे करने हैं। आपको, मेरे को इस्त्री भी कभी मारनी पड़ती थी, मेरे को खुद की चादर समेट के रखनी पड़ती थी, कभी खाना भी बनाना पड़ता था, कभी दोस्तों के साथ रहना भी पड़ता था, वॉशरूम शेयर करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिदास में सीखी। तो जब हम लोग चाइना भी गए, हम लोग बड़ा रूम बुक कर गए थे, पर वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि इतना छोटा सा रूम है। हमारा जो ट्रायल रूम होता है जहाँ पे अपन चेंज करते कपड़े, इतना छोटा सा हमारा रूम, उसके अंदर हम 2 जन रहे, वो भी 15 दिन के लिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने मिदास में सीखी थी कि भाई खुद का काम कैसे करो, खाना बनाओ, ये सब चीज़ें चाइना में जाके हमको काम आई। चाइना में हम लोगों ने 4-5 चीज़ें देखी। वो कीड़ा जो मिदास ने सीड किया है हमारे अंदर, वो घूमता रहा। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी। कैंटन फेयर में हम लोग गए, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी। पूरा एक रेडी रिपोर्ट हम लोग इंडिया में लेके आए, कार्ड्स लेके आए। इंडिया में आने के बाद फिर हम लोगों को मिदास में ये चीज़ सीखने मिली कि आपको कोई चीज़ दिमाग में आती है ना, उसको बस सोचो मत। बिकॉज आप
सोचने में आपके दिमाग में इतना डोपामिन रिलीज हो जाता है ना कि आप वो चीज़ करने तक पहुंच ही नहीं पाते। आप वो चीज़ चालू करो। तो सबसे पहले जो है मैंने चीज़ चालू की EVA, इनाइल विथिलिन एसिटिलिन। तो EVA जो है ये एक सोलार के ऊपर लगने वाली फिल्म है। सो ये EVA में मैंने काम चालू किया, कार्ड्स बनाए, ब्रोशर बनाए, सप्लायर्स को हम लोग मिलने गए अलग अलग स्टेट में। हम लोग छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ में सप्लायर से मिले, हम लोग सूरत गए, मैं 12 दिन सूरत में रहा। ये सब चीज़ें करके हम लोगों को मिदास में ये भी चीज़ सीखने मिली कि कोई भी चीज़ आपको अगर दिख रही है तो हर चीज़ जो ब्राइट या फिर शाइन मारती है वो गोल्ड नहीं होती। कोई भी चीज़ में पैर रखने से पहले रिस्क एनालिसिस करो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। ऐसे नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप 20 करोड़ रुपए डाल दिया अपने प्लांट में और अब प्लांट चलाने चल पड़े। तो EVA का हम लोगों ने सब स्टडी किया, सब चीज़ें की। हम लोगों को वो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था। 20 करोड़ का प्लांट डाल के हम लोगों को मतलब साल में 1 करोड़ रुपया भी हमारे घर में नहीं बच रहा था, जिससे हम हमारा जो मार्केट से लाया हुआ पैसा है उसका EMI या फिर प्रिंसिपल भर सके। तो फिर ये चीज़ को ड्रॉप किया। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेच फिल्म जो पैकिंग के लिए यूज़ होती है वो चीज़ देखना चालू की। हर चीज़ में मैं पहले रिसर्च किया, एबिटा देखे, पैड देखा, हर चीज़ का इंडस्ट्री देखा, स्कोप देखा। ये रिसर्च करना भी मिदास ने सिखाया कि कोई भी चीज़ का पहले रिसर्च करो, उसके बाद सबसे पहले पहुंच जाओ सप्लायर के पास कि सप्लायर व्हाट दे कैन ऑफर यू। स्टार्टिंग में आपको फैक्ट्री या नहीं लगानी है, क्योंकि फैक्ट्री लगा के आप माल बना दोगे, माल अगर हवा खाता रहेगा तो कुछ मतलब नहीं, आपके पास सेल होनी चाहिए वो चीज़ की। तो पहले सप्लायर के पास पहुंच गया, हर चीज़ में EVA में भी सप्लायर के पास पहुंच गया, स्ट्रेच फिल्म में भी सप्लायर के पास पहुंच गया। सप्लायर से मिला, कैसे माल लेना है, वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं, ये देखा। लेकिन वो इंडस्ट्री हम लोगों को ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रही थी, बिकॉज उसके मतलब उसमें जितनी हम मेहनत डालेंगे उतने मेहनत का हम लोगों को फल नहीं मिल रहा था। अगर वही मेहनत मेरे हिसाब से अगर मैं मेरे बिज़नेस में करूँ तो मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे थे। उसमें भी ROI का ही विषय था। फिर थर्ड चीज़ जो हम लोगों ने देखी वो एल्यूमिनियम फोम वर्क एसेसरी की देखी। उसमें हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग लाइन में एंटर करना था। जो बिल्डिंग्स बनती है, बिल्डिंग्स के ढांचे होते हैं, तो वो ढांचों के अंदर जो है एसेसरीज़ लगती है ढांचे बनाने के लिए। बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए एल्यूमिनियम के ढांचे लगते हैं, उसमें वो एसेसरीज़ लगते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा मार्केट था, बट मेरे को इसके राइट काइंड ऑफ सप्लायर्स नहीं मिल पाए। इसकी वजह से मैंने फिर ये इंडस्ट्री भी ड्रॉप की। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ट्राई की हम लोगों ने, और अभी जाके हम लोगों ने ये फाइनलाइज़ किया कि हम लोग खुद का D2C ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, चटोरे बाइट्स के नाम से। सो उसमें हम लोग जेनजी स्नैकिंग, जो जेनजीज़ को पसंद है, जैसे मिनी बाइट चक्रीज़ हो गई, चीज़लिंग के फ्लेवर्स हो गए, पॉपकॉर्न के फ्लेवर्स हो गए, ये चीज़ को अंडर वन ब्रांड लाने की हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। और इसको हम लोग D2C जनरल ट्रेड के हिसाब से लेके जाना चाहते हैं। और मैं ये ब्रांड का विजन देखता हूँ कि हम लोगों को विदिन 8 to 10 ईयर्स इसको IPO लेके जाना है। मिदास नहीं होता तो मैं घूम रहा होता, मैं गोवा की ट्रिप मार रहा होता और मैं क्लबों में नाच रहा होता। मेरे अंदर वो कीड़ा ही नहीं होता कि भाई पैसा कमाना है। सीधी सी बात है। जो मेरे दोस्तों को मैं देख रहा हूँ, मेरा सर्कल जो है वो काफ़ी मतलब मैंने खुद से छोटा कर दिया, डायरेक्शनल कर दिया कि अभी वो समझ आ गए कि कौन से फ्रेंड्स को चूज़ करना है। अभी ऐसा है कि जिनको बिज़नेस अच्छा लग रहा है वही मेरे दोस्त बन रहे हैं, जिनको बिज़नेस अच्छा लग रहा है उनसे ही मेरी वाइब मैच हो रही है। तो वैसे ही काइंड ऑफ सराउंडिंग में मैं रह रहा हूँ, वैसे काइंड ऑफ सराउंडिंग में मैं घूम रहा हूँ। तो मिदास नहीं होता तो बस मेरी वैसी कट रही होती जैसे सबकी कट रही है। मिदास से सबसे पहले मैं जब आया, पहले तो मैंने ये किया कि पहले मैं आके 6 महीना बस ऑब्ज़र्व किया। मैं आता था, कुर्सी पे बैठता था, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, और मैं मिदास के लर्निंग्स को वो वाले चीज़ों से मैच करने का ट्राई कर रहा था कि मैं इसको कैसे मैच कर पाऊँ, मैं इसमें क्या चेंजेस ला पाऊँ जिससे हम और बेटर हो सके, हमारी एफिशिएंसी और बेटर जा सके। तो सबसे पहला चीज़ जो किया मैंने, जो मैनुअल हमारा वर्क था उसको हम लोगों ने पूरा ERP पे शिफ्ट किया। हम लोगों ने 7.5 से 8 लाख रुपए ERP पे इन्वेस्ट किए। ऐसा वर्ल्ड क्लास ERP हम लोगों ने डेवलप किया, बिकॉज लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन सुनने में ऐसा लगता है कि ट्रक से माल भरना है और डिलीवरी देना है। ऐसा नहीं है। लॉजिस्टिक्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। एक जगह से आपका माल भर रहा है, एक जगह से आपका माल उतर रहा है, एक जगह आप डिलीवरीज दे रहे हो, एक जगह पे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, एक जगह पे आप डिस्पैच बना रहे हो, अलग अलग हब्स में एट द सेम टाइम।
तो ये सारी चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए हम लोगों ने ERP में इन्वेस्ट करने का सोचा। ये ERP बनाने के लिए हम लोगों को 1.5-2 साल का टाइम लगा। अभी भी मेरे ERP का काम चल रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो ERP का काम मैंने हाथ में लिया, अभी वो ख़त्म करने के तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने मार्केटिंग का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। हमारे बिज़नेस में मुझे लगता है कि हम 2 साल में एज अ कॉरपोरेट मार्केट के सामने प्रेजेंट होंगे, जहाँ एक सेल्फ सफिशिएंट ये इंजन होगा, जिसमें आपको बस डीजल डालना है और एक गाड़ी ऑटोमेटिकली चलेगी। मिदास से जो 5 चीज़ें मैंने सीखी वो है बी फ्रूगल, जितना कॉस्ट सेव आप कर सको उतना कॉस्ट सेव करो। सेकंड चीज़ मैंने सीखी फाइट योर सेटबैक्स। थर्ड चीज़ मैंने सीखी बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फोर्थ चीज़ जो मैंने सीखी हाउ यू कैन बी फ्लेक्सिबल। एंड फिफ्थ चीज़ जो मैं मिदास से सबसे बड़ी चीज़ लेके आया, जो एक इंट्रोवर्ट बंदा आज आपके सामने कैमरा के सामने बोल पा रहा है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कॉन्फिडेंस। कोई भी इंस्टीट्यूट चूज़ करने के पहले सबसे पहली जो चीज़ है, उनके एलुमिनस से बात करिए आप। उनको उससे क्या लेने मिला, क्या सीखे, क्या वो अपने घर लेके गए और क्या चीज़ें वो अप्लाई कर पा रहे हैं। सेकंड चीज़ देखनी चाहिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का कल्चर कैसा है और वो लोग अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन क्या है। एक हर एक कॉलेज का एक मोटिवेशन होता है कि हमारा मोटिवेशन है कि हमारे जो कॉलेज है मिदास, उसका मोटिवेशन है कि 10 साल में 10,000 एंटरप्रेन्योर्स को मिदास उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो ये मिदास का मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन, ये पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। बट कोई भी कॉलेज का आप लेंगे तो उनका कोई पर्पज़ नहीं है, बट मिदास का एक पर्पज़ है। सो आप पर्पज़ देखिए, आप एलुमिनस से बात करिए, आप ये देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब आफ्टर स्टोरी, जैसे हमारी स्टोरी कवर हो रही है, तो वैसे आप भी एक दिन हमारी जगह पे बैठ के फॉर योर कैंपस आप बोल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो आपको देखनी है, वहाँ पे आपको एकेडमिक वाइज क्या सीखने मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल क्या सीखने मिलेगा, वहाँ पे आपको आपके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे। तो जो सबसे बड़ी चीज़, मैं एकेडमिकली कुछ नहीं लेकर आया हूँ, मैं प्रोफेशनली मिदास से कुछ नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन मैं पर्सनली जो कॉन्फिडेंस लेकर आया हूँ, मतलब जहाँ मैं बोलने के लिए हिचकिचाता था 5 लोगों के सामने, और मैं 150 लोगों की मीटिंग लेता हूँ एवरी मंथ, 150 लोगों के सामने बोलता हूँ, जहाँ मैं ऐसे सोचता था कि ये लोग मेरे को सोच के क्या बोल रहे होंगे, ये मेरे को क्या जज कर रहे होंगे। वो चीज़ से ऊपर उठ के मिदास ने मेरे को सिखाया कि भाई 200 लोगों 500 लोगों आपको बोलना कैसे है, आपको आपके आइडिया कैसे सेल करनी। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर है ना, वो अपने जीवन में सिर्फ बेचता है, आपके स्टेक होल्डर्स को विजन बेचता है, आपके पार्टनर्स को आपका माल बेचता है, आपके कस्टमर्स को आपका माल बेचता है, आपके पार्टनर्स को आपकी स्टोरी बेचता है। तो एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने पूरे ज़िंदगी में बस बेच रहा है। तो मिदास अपने को बेचना सिखाता है कि आपका ड्रीम, आपका विजन, आपका मटेरियल, आपकी सर्विस बेचनी कैसे। मिदास पहले भी उसके एलुमिनस के साथ था, अब भी उसके एलुमिनस के साथ खड़ा है। आज भी हम बेझिझक मिदास में जाते हैं, हमको फुल इनविटेशन है, आप आके रहो, आप आके खाओ पियो, आप मस्ती करो, आप कोचेस को मिलो। आज भी हम लोगों को छूट है कि अगर मेरे को कोई क्लास या कोई मॉड्यूल समझ में नहीं आया है तो मॉड्यूल में जाके मैं आज भी बैठ सकता हूँ। आज मेरे को मिदास छोड़े हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं, बट आज भी अगर मैं फ़ोन करूँ और मैं बोलूँ कि मेरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की क्लास में बैठना है तो मेरे को कोई मना नहीं करेगा, मैं बेझिझक जाके बैठ सकता हूँ। सो मिदास इज़ नॉट अ कैंपस, इट्स नॉट अ कॉलेज, इट्स फैमिली। उन्होंने जो टीम चूज़ की है एकदम परफेक्ट चूज़ की है। जैसे मिदास अपने स्टूडेंट्स को चूज़ करता है, अपने जो मॉड्यूल के जो टीचर्स को चूज़ करता है, वैसे वो अपने पार्टनर्स को भी सही चूज़ करता है। सो डिज़ाइनो
I can say the most patient guys I've ever met, the most astonishing guys I've ever met. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग. They are doing the bestest ever job they can do. वो अब दूसरे के काम को अपना काम समझ के कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज. आई कैन बी पार्ट टू वर्क विद डिजाइन. डिजाइनर की जय हो. चल तो अपना वो खुद ही कट बोल काट. चल ठीक है.